बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हिंदुस्तान ने एक तरफ तो सीज फायर कर रखा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज बलूचिस्तान में पेश आया, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने 3 मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाकया पेश आया, वो खिजदार में स्कूल बस पर खुदकुश हमला हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने उस्ताद के साथ स्कूल की तरफ जा रहे थे कि एक खुदकुश बमबार ने उस बस को धमाके से उड़ा दिया और वो बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ऑफिशियली जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि तालबात जो शहीद हुई हैं वो 4 हैं और टोटल 5 अफराद की शहादत हुई है, जिनमें एक टीचर भी शामिल हैं और ओवरऑल 38 अफराद जख्मी हुए हैं। मतलब वो बस चूंकि बच्चों से रिलेटेड थी और स्कूल की तरफ बच्चों को लेके जा रही थी और उस बस में या तो उस्ताद थे या ज्यादा तादाद बच्चों की थी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उस बस की तबाही और बर्बादी हुई है, मेरा ख्याल है कि शायद, वैसे मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो कि ज्यादा शहादतें हों, लेकिन जिस तरह से सूरत हाल नजर आ रही है उससे यही लगता है कि अमवात की तादाद बढ़ जाएगी। अब हिंदुस्तान एक तरफ तो ये कहता है कि हमारा और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां भी करवा रहा है। यानी पहले उसने एक पहलगाम का झूठा वाकया क्रिएट करके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना के पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। उसका पहले भी कंडक्ट यही था जो कि उसने आज किया है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, वो भी कहां पर? मसाजिद के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। और जो कंडक्ट उसका पहले था, आज भी उसका कंडक्ट यही है। अब पाकिस्तान की फोर्सेस से जूते खाने के बाद और बुरी तरह से शिकस्त का सामना करने के बाद हिंदुस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। तो अब चूंकि हिंदू का एक वतीरा है ना, उसकी फितरत में शामिल है कि वो पीठ पीछे वार करता है, तो हिंदुस्तान ने एक दफा फिर पीठ पीछे ही फायर किया है, पीठ पे छुरा घोंपा है, धोखा दिया उसने। सीज फायर पे करता है, बच्चों को भी मारता है। ये कहां की, ये कौन सा तरीका है जंग करने का? ये कौन सा तरीका है लड़ने का? इससे बड़ी बेशर्मी वाली और इससे बड़ी बुज़दिली वाली और इससे बड़ी डूबकर मर जाने वाली बात हिंदुस्तान के लिए और क्या हो सकती है कि तुमने अगर लड़ना है, तुम्हारा लड़ने का बड़ा शौक है, तुम खुद को इतना बहादुर समझते हो, तो आओ पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ो, पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ो, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारा किन से वास्ता पड़ा है। कभी तुम छुप के रात के अंधेरे में मसाजिद के ऊपर अटैक करके बच्चों को मारते हो, औरतों को मारते हो, और कभी तुम छुप के खुद कुछ बमबार बेचते हो। हिंदुस्तान में इस सारे वाक़े की प्लानिंग होती है और अफगानिस्तान में जो मौजूद दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं। आप अगर हमारी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ आपकी कौन सी दुश्मनी है? क्या बगाड़ा है उन बच्चों ने? पाकिस्तान की फोर्सेस ने पहले भी कहा था कि हम जब भी हमला करेंगे तुम्हारी फौज के ऊपर हमला करेंगे, तो हमने ऐसे ही किया। अब भी जब हम इस बात का बदला लेंगे तो हम बराह रास्त हिंदुस्तान की फौज के ऊपर अटैक करेंगे। हिंदुओं की तरह हम बुज़दिल नहीं हैं कि छुप कर वार करें, पीठ पीछे वार करें या सिविलियंस को अटैक करें। तो ये इंतहाई लेवल की बेगैरती मैं इसको कहूंगा, बेशर्मी कहूंगा, इंतहाई लेवल का घटियापन कहूंगा कि बच्चों के ऊपर अटैक किया। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ना करे कि शहादतों में मजीद इजाफा हो सके। लेकिन अब हमारे फील्ड मार्शल जो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हिंदुस्तान ने तो एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, हालांकि उस वाक़े का पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, यहां मैं एक बात और भी बता दूं कि हिंदुस्तान में जो वाक़या हुआ था, हमने उस वाक़े की मजम्मत की थी। हमने कहा था कि ये जो भी दहशतगर्दी का वाक़या है, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ,
ہندوستان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا, اس کی تردید نہیں کی. اور آج بھی جو اسکول کے بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, ان کو زخمی کیا گیا, تو ہندوستان کی طرف سے ایک دفعہ بھی یہ تردید نہیں آئی کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ عاصم منیر کے اوپر اب بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے, ان کے اوپر بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہندوستان نے تو فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کو بہانہ بنا کر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا وغیرہ. لیکن اب کیا آرمی چیف صاحب جو ان معصوم بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ ہندوستان سے لیں گے؟ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عاصم منیر خزدار میں حملے پر ویسا ہی رد عمل دے گا جیسا مودی نے پہلگام واقعے پر دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو روکنے کی ضرورت ہے. جو اس کو پہلے مار پڑی شاید وہ مار اس کے لیے ناکافی تھی. اب جس طرح سے وہ اپنی اوچھی حرکتوں کے اوپر اترا ہوا ہے اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک تگڑا قسم کا جواب ضرور دینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. اور خاص طور پر ہمارے آفیشلز, ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اچھی بات ہے, بات چیت کریں, ان کو سمجھائیں. جو بھی یہ خاص طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دیگر مسئلے حل ہونا مشکل ہو جائیں گے. دہشت گردی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, تو درمیان میں اب کسی نہ کسی ملک کو آنا چاہیے. امریکہ نے کہا تو تھا کہ میں درمیان میں آ کے اس مسئلے کو حل کروں گا, لیکن وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. ادھر سیز فائر چل رہا ہے, دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور امریکہ آرام کے ساتھ اپنے دیگر معاملات میں بزی ہے. اس کی توجہ ابھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے اوپر نہیں آ رہی. تو جب تک درمیان میں کوئی ملک نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستان تو بارہا دفعہ آفر کر چکا ہے, لیکن ہندوستان کسی دوسرے ملک کو درمیان میں لانے کے لیے ابھی تک تیار ہو ہی نہیں رہا. تو دو لوگوں کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان جب کلیش کی صورتحال بنتی ہے تو وہ آپس میں اس کو طے نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی تیسرے بندے کی اور کسی نہ کسی تیسرے ملک کی درمیان میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے. اب امریکہ کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ پہلے تم نے بچوں کے اوپر اٹیک کیا, مساجد کے اوپر اٹیک کیا, اور اب تم پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہے ہو, تو کیوں کروا رہے ہو؟ اس حوالے سے پوری تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ تقریباً 2 دن پہلے یعنی کہ 19 مئی کو شمالی وزیرستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ڈرون کا اٹیک ہوا اور شمالی وزیرستان میں 3 بچوں کی شہادت ہو گئی. تو اس وقت سے لے کر مسلسل اس کے اوپر چہمگوئیاں کی جا رہی تھی, بلکہ ہماری فوج کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ جو ڈرون بھیجے گئے ہیں یہ پاکستان کی فورسز نے بھیجے ہیں, اور اس کے حوالے سے بڑا احتجاج بھی کیا جا رہا تھا. لیکن اب آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کر لی گئی ہیں. آئی ایس پی آر نے کہا کہ شمالی وزیرستان ضلع میں 19 مئی کو پیش آنے والے واقعے میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والے فتنۃ الخوارج ملوث ہیں. اب آئی ایس پی آر نے اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کی ہے اور انہیں اب پتہ چلا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو واقعہ ہوا تھا وہ در حقیقت دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا اور فتنۃ الخوارج اس میں ملوث ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور کی سیشن کورٹ نے سنم جاوید جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ان کی بیل آفٹر اریسٹ خارج کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کے خلاف الزامات تھے, بلکہ وہ صرف الزامات نہیں تھے, وہ پروفڈ چیزیں تھیں. یعنی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پاکستان مخالف پوسٹیں لگائیں, پاکستان کی فورسز کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں, پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے جس طرح سے توہین امیز اور پاکستان مخالف پوسٹیں لگائی تھی, وہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اسی وجہ سے ان کی ضمانت بعد گرفتاری خارج ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے. اچھا, اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب کے فیلڈ مارشل بننے پر اب 3 مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اگر ہم سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے ہیں, اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے.
अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी अर्ज कर दूं कि मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिस तरह से इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, उनसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह से उनके ऊपर अटैक करेंगे या उनके खिलाफ आप कंपेन चलाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस तरह से बुरा भला कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को, और जिस तरह से नाम निहाद यूट्यूबर्स जो कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वो जिस तरह से आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इस तरह से हालात नॉर्मल नहीं होंगे। इमरान खान साहब लाख इस ख्वाहिश का इजहार करें कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। थोड़ी सी नरमी पैदा करनी पड़ेगी, लचक पैदा करनी पड़ेगी, सीज फायर करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस फुटिंग के ऊपर खड़े हैं वो एक कमजोर फुटिंग है, और जिससे बात करना चाहते हैं वो ताकतवर लोग हैं। तो आप जब तक नरमी का मुजाहरा नहीं करेंगे और एक गुड जेस्चर नहीं देंगे, उस वक्त तक आपकी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहेगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं या इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं या इसको किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि फौज मुखालिफ बयानियां छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान साहब मुबारकबाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो कासिम खान सूरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो साबका कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है कि ए डोंकी दैट कैरीज गोल्ड इज स्टिल अ डोंकी, मतलब कि एक गधे के ऊपर अगर सोना भी ला दिया जाए तो वो गधा ही रहता है। अब उन्होंने गधा किसको कहा? आर्मी चीफ को, यानी कि फील्ड मार्शल बनने के बाद उनको जो एजाज दिया गया उसके जवाब में उनको गधा कह दिया। अब अगर आप इस तरह से वार करते जाएंगे, बुरा भला बोलते जाएंगे, गालियां निकालते जाएंगे और गधा कहते जाएंगे, तो इस तरह से तो कभी सोचना भी मत कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ राब्ते में आएगी या इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी या मुज़ाकरात हो पाएंगे या इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी या इस सारी सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब की तरफ से एक उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई गई है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को बहसियत कौम चौकस और मुत्तहिद रहने की अशद जरूरत है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमले से अपनी अंदरूनी साख को बढ़ावा देना चाहता था, उसके मजमूम अजाइम नाकाम हो चुके हैं और वो जख्मी है। वो अपनी रसवाई के बायस मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना चाहिए। इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट को मैं किसी हद तक वर्थ करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। देखें, बराह रास्त शायद मैं समझता हूं कि उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ टक्कर ले सकें। जिस तरह से ये प्रॉक्सी वार का सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, उन्होंने आज जिस तरह की कार्रवाई की, मासूम बच्चों के ऊपर अटैक किया, खुद कुछ धमाका किया और छोटे छोटे बच्चों की शहादतें हो गई, बहुत सारे जख्मी हो गए। इस तरह की कार्रवाइयां वो डालता रहेगा जब तक उसका सही तरीके से मुंह बंद ना किया गया, उसको टक्कर का जवाब ना दिया गया। पहले हमने जो जवाब दिया था वो बड़ी टक्कर का दिया था, लेकिन जिस तरह से अब उसकी हरकतें हैं तो उसको अब तगड़ा किस्म का मजीद जवाब ना दिया गया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की बात किसी हद तक ठीक है। वो बराह रास्त अगर जंग नहीं करेगा तो वो कोई ना कोई ड्रामा लगाएगा, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग बनाएगा, कोई ना कोई प्रॉक्सी वॉर करेगा, कोई ना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग में उसको फायदा नहीं होगा, वो हार जाएगा, चूंकि वो पहले भी बुरी तरह से हार चुका है। अब दरमियान में चूंकि दीगर ममालिक भी आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, तो मैं समझता हूं कि शायद अब बराह रास्त कोई बड़ी जंग का इम्कान नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात में मुल्क कौम को इत्तेहाद और जगानगत की बहुत जरूरत है। इस इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है कि अवाम की आवाज को सुना जाए। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने लिए किसी डील या साइज की जरूरत नहीं।
अच्छा, इमरान खान साहब अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ राब्ता करना चाहते हैं या उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो एक तरफ तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता या उनसे कोई आसाइश या अपने लिए कोई सहूलत नहीं लेना चाहता, और उनके मुताबिक मैं उनसे सिर्फ पाकिस्तान की खातर बात करना चाहता हूं, आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 को उनका जो मैंडेट चुराया गया वो उनको वापस मिल जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो समझते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है वो गलत तौर पर मंजूर हुई है, उसको वापस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो ये समझते हैं कि हमारी अदलिया आजाद हो जाएगी, जो कि कभी भी आज तक आजाद नहीं हुई और ना ही अभी उसके आजाद होने का मुझे कोई इम्कान नजर आता है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी अदलिया भी आजाद नहीं होगी। और जिस तरह से अगर खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें तनासब के लिहाज से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनको वापस दे दी जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो जो तवक्को वो रखते हैं वो उनकी पूरी होती हुई फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि जो उनके मुतालबात हैं, जिस तरह से मैंने बात की, फिलहाल क्या ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इमरान खान साहब कुछ अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं या कोई बात करके कोई डील करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें फौज मुखालिफ बयानियां छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां इमरान खान साहब मैं समझता हूं कि एक दो बड़े अहम पॉइंट्स थे जो उनकी तरफ से इस पोस्ट में नहीं लगाए गए। खासतौर पर जो गुज़िश्ता दिनों ये ड्रोन का जो वाकया हुआ, जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो बच्चों की शहादत हुई थी उस हवाले से इमरान खान साहब ने डिस्कस नहीं किया, और नजम सेठी ने जो एक क्लेम किया था कि अडाला जेल में इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है और उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, उस हवाले से भी इमरान खान साहब की इस पोस्ट में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।